हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक ज्ञान। ये होने वाला है हमारा फोर्थ लेक्चर ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी, या कह सकते हो सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दिस लेक्चर इज गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: किरचॉफ्स लॉज, जंक्शन रूल, लूप रूल, ईएमएफ सेल की, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल की चार्जिंग डिस्चार्जिंग से हम क्या समझते हैं, सेल की कॉम्बिनेशन, जैसे रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन होती है ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिमिलरली सेल की भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। किन कंडीशन में हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, किन कंडीशन में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, तो सारी चीजें आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विथ किरचॉफ्स रूल्स। कई जगहों पे इनको हम किरचॉफ्स लॉज के नाम से भी जानते हैं। दो रूल्स होते हैं, जंक्शन रूल एंड लूप रूल। क्या होते हैं किरचॉफ्स रूल्स, क्यों यूज करते हैं? देखो, किरचॉफ्स रूल्स का यूज ना किसी भी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों ना हो, जिनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल को हम सिंप्लीफाई करते चलते हैं ना, फाइनली हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते थे। लेकिन ऐसे सर्किट जिनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उनको भी पूरी तरह से एनालाइज करने के लिए हम किरचॉफ्स रूल का यूज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब हो गया हर ब्रांच से करंट निकालना, हर एलिमेंट के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस हो रखी है, सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द यूजेस। इट इज यूज्ड टू एनालाइज एनी इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन ऑल करंट्स एंड वोल्टेज इन द सर्किट। जितने भी अननोन्स होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, सब इससे पता कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आर नॉट सफिशिएंट। बिल्कुल हर जगह पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट नहीं लग सकती, वहां पे किरचॉफ्स रूल का यूज करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा होता है जंक्शन रूल। बहुत सिंपल है। एट एनी जंक्शन जितनी करंट आ रही है उसके सम ले लो और उसको इक्वेट कर दो जितनी करंट निकल रही है बाहर। ठीक है, इसको तो तुम एज अ रूल ना समझ के भी तुम कॉमन सेंस से भी समझो, तुम्हें समझ जाएगा कि अगर चार्ज की किसी पॉइंट पे एक्यूमुलेशन नहीं हो रही, सपोज मेरे पास एक जंक्शन है ना, एक जंक्शन है जहां पे पाइपलाइन समझ लो, अगर मान लो जितने वाटर का इनफ्लो हो रहा है उतनी वाटर का आउटफ्लो भी होना चाहिए, अगर वहां पे कहीं भी रिजर्वॉयर नहीं है तो। सिमिलरली करंट के केस में भी वैसा ही है कि एक सेकंड में जितनी चार्ज आ रही है उतनी उतनी चार्ज निकलनी भी, अगर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है तो इस जगह से हमको एक बात समझ आती है कि अगर एक ऐसे डायग्राम बना देती हूँ कि मान लो मेरे पास एक जंक्शन है। अच्छा, जंक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पॉइंट जिसपे तीन या तीन से अधिक कंडक्टर मीट करते हैं। जैसे मान लो एक कंडक्टर ऐसे आया, एक इधर 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 इधर, मान लो 5 कंडक्टर यहाँ मीट करेंगे, एक जंक्शन है। अच्छा, ये जो मैंने बनाया ना, ये एक सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का पार्ट है। ऑब्वियसली इधर कोई रेजिस्टेंस रहा होगा, इधर कोई तुम्हारी सेल रही होगी, इधर कोई रेजिस्टेंस, इस तरीके से कोई पार्ट है, छोटा सा पार्ट मैंने लिया। मान लो इससे करंट I1 ऐसे अंदर आ रही है, इधर से करंट ऐसे निकल रही है बाहर I2, इससे I3 करंट अंदर जा रही है, I4 करंट अंदर जा रही है और I5 करंट बाहर निकल रही है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग द जंक्शन, जितनी करंट एंटर कर रही है ना, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, I1 और I3 और I4, दिस इज द सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग द जंक्शन। दिस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। तो कौन कौन सी करंट बाहर निकल रही है? I2 एंड I5। ये समझ आया? सिंपल सी बात है। तो इस इक्वेशन का कई बार हम यूज करते हैं किसी वेरिएबल को फाइंड करने में, तो हम करेंगे, क्वेश्चन भी बाद में लेंगे, अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल तरीके से, I1 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I5, ऐसे लिख सकते हैं क्या? इक्वल 0 लिख सकते हैं क्या? अभी क्या किया मैंने कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट को ना साइन असाइन कर दिया। मान लो इनकमिंग करंट को मैं पॉजिटिव साइन दे रही हूँ, मान लीजिए इनकमिंग करंट को मैं पॉजिटिव साइन दे रही हूँ और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव साइन दे रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको अगर तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनकी समेशन, सिंपली समेशन ले सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते थे कि सिंपली सम ऑफ ऑल करंट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जंक्शन रूल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जो करंट लिख रहे हो ना, तो विथ प्रॉपर साइन लिखो, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है ना करंट का, ये तो मैं बता चुकी हूँ। ऑल्दो ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इसकी डायरेक्शन मैटर करती है। तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव,
आउट गोइंग करंट को नेगेटिव, या वाइस वर्सा आप लिख सकते हो। तो इस बात का ध्यान देना है हमें, इस तरीके से हम जंक्शन रूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या कही है मैंने कि दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, छोटी सी बात है लेकिन ये एमसीक्यूज में आ सकती है क्या, कि ये जो रूल होता है ना जंक्शन रूल, ये चार्ज कंजर्वेशन पे डिपेंड बेस्ड होता है। कैसे? किसी सेकंड में, एक सेकंड में जितनी चार्ज एंटर कर रही है उससे एक सेकंड में उतनी चार्ज बाहर भी निकलनी है। चार्ज कंजर्वेशन हुआ ना वैलिड यहाँ पे, समझ आई बात? चलो एक क्वेश्चन करो तो बच्चों। अच्छा, इस जंक्शन रूल को ना हम केसीएल के नाम से भी जानते हैं। केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, कई जगहों पे केसीएल नाम से भी इसको आप पढ़ोगे। जंक्शन रूल इज सिमिलर टू केसीएल। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज ये 1 एम्पियर की करंट ऐसे निकल रही है, ये 10 एम्पियर की करंट दी आपने इसमें, यहाँ से करंट निकल रही है बाहर 5 एम्पियर की। तो मुझे बताना है इस ब्रांच से कितनी करंट अंदर जा रही है, ये वैल्यू मुझे बतानी है। देखो पहले तो यहाँ पे जंक्शन पता करो, जंक्शन कहाँ है? जंक्शन कहाँ है? देखो ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, क्या इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है? तुम कह सकते हैं दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड नोड कह सकते हैं। नोड क्या होती है? जिस पॉइंट पे दो या दो से अधिक कंडक्टर मीट करती है। समझ रहे हो? तो इस हम इसको एक साथ लिख सकते हैं क्या? क्या यहाँ पे हम ये वाला इक्वेशन लगा के अगर हम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव असाइन करें साइन और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव, तो क्या हम लिख सकते हैं दिस आई इनकमिंग करंट, अच्छा इनकमिंग करंट +10, आउटगोइंग करंट -1 एम्पियर और -1 और आउटगोइंग करंट 5 इक्वल 0 कर सकते हैं क्या? अभी इनकमिंग करंट को इक्वेट कर दो आउटगोइंग करंट से, या सारे करंट का सम ले लो विथ प्रॉपर साइन लगा के। तो यहाँ से क्या हमको दिख रहा है? आई +10 -1 -6 +4 इक्वल 0, यानी आई की वैल्यू कितनी आई? -4 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो साइन हमने इनकमिंग डायरेक्शन दिया था करंट की, कि करंट जंक्शन के टुवर्ड्स आ रही है, इसका मतलब अगर नेगेटिव आंसर आया मतलब क्या है कि मैंने जो साइन माना, यानी करंट की डायरेक्शन जो अज्यूम की थी वो ऑपोजिट है। एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब एक्चुअल में करंट क्या हो रही है? जंक्शन से दूर जा रही है। ठीक है, मतलब यही है सिंपल। आई की वैल्यू -4 एम्पियर आई है। ठीक है ना? नेक्स्ट रूल है लूप रूल। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज 0। अगर कोई लूप है, अगर किसी एक पॉइंट से चल के हम दोबारा उसी पॉइंट पे चले आते हैं तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी? 0। अब ये रूल पोटेंशियल पे बेस्ड है, वोल्टेज पे बेस्ड है, तो इस वजह से इसको हम केवीएल के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जंक्शन रूल को हम केसीएल के नाम से जानते हैं और लूप रूल को केवीएल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल सी सर्किट है, सिंगल लूप की सर्किट मैं भी बना रही हूँ। ठीक है, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं सर्किट को। सपोज इस तरह की मेरे पास एक सर्किट है, इस सेल की ईएमएफ E1 है, E2, R1, R2। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा मान लेते हैं ये पॉइंट मेरी A है, B, C, D। करंट सर्किट में कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है। आपको बताना है आई की वैल्यू। ठीक है, बेसिकली आपको केवीएल इक्वेशन लिखना है। जैसे कि ये यहाँ पे इससे पहले हमने एक लिखा ना, ये केसीएल इक्वेशन इसको बोलते हैं। सिमिलरली केवीएल इक्वेशन क्या होता है? तो केवीएल इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और वापस उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं। कोई रूल नहीं है क्लॉकवाइज चलना, एंटी क्लॉकवाइज चलना, ये बस आपकी मर्जी है। ठीक है ना? मान लो हम ए पॉइंट से चलते हैं, ए पॉइंट से चलते हैं और वापस इसी पॉइंट पे पहुंचते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो क्लॉकवाइज में चलो, क्लॉकवाइज में चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे करंट की डायरेक्शन में चलो या करंट के ऑपोजिट चलो, करंट की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं कि सर्किट में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। क्योंकि किरचॉफ्स रूल का मतलब ही है कि हम सर्किट को एनालाइज कर रहे हैं, हमें करंट का भी पता नहीं है, करंट भी पता करना है।
तो अभी देखा ना तुमने, करंट की वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब जो हमने एज्यूम की थी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन आई है। तो अज्यूम कर लो कोई सी भी डायरेक्शन, कुछ भी। अच्छा, केवीएल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट से चलते हैं वापस उसी पॉइंट पे आते हैं। क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलो, तुम्हारी मर्जी। मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ। मान लेते हैं मेरे पास लूप अभी है, लूप ए से बी से सी से डी और डी से वापस ए, ये लूप है मेरी क्लॉकवाइज में। हमको ऐसे चलना है। ए से बी जाने में आपको सबसे पहले क्या आता है, एक सेल आता है। चेंज इन पोटेंशियल लिखने का तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझ लो, एक बार समझ लो, फिर आप यूज करोगे ना तो बहुत इजी है। याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्टेप्स याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है। आप करंट की डायरेक्शन, पहली बात तो करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर लो सर्किट में, ये मैंने कर लिया। उसके बाद करंट की डायरेक्शन को देखते हुए तुम हर एलिमेंट की दो टर्मिनल होती है ना, दो टर्मिनल पे साइन असाइन कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे करोगे, ईएमएफ जो सेल होता है उसकी साइन तो तुम्हें असाइन करने की जरूरत है नहीं, तुम्हें पता है कि भाई छोटा डंडा मतलब नेगेटिव, बड़ा डंडा मतलब पॉजिटिव, ये तुम्हें पता है। रेजिस्टेंस की बात आई, रेजिस्टेंस में हमको पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट क्या करती है, पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब हायर से लोअर पोटेंशियल में जाती है, पोटेंशियल डिक्रीज करती है अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, मतलब अगर करंट ऐसे मूव कर रही है तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। सिमिलरली इधर से पॉजिटिव करंट ऐसे मूव कर रही है ना, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। समझ आई, ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप करंट एज्यूम कीजिए, दूसरा स्टेप करंट की डायरेक्शन को देखते हुए हर एलिमेंट में आप क्या करो, साइन असाइन कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, इस बैटरी में तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें करंट को देखने की जरूरत नहीं है। और थर्ड स्टेप क्या है कि जब आप चेंज इन पोटेंशियल लिख रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो किसी भी एलिमेंट का, तो जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो ना, आप ये देखो कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो तुम पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस कर रहे हो या नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस कर रहे हो। तुम अगर पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस करो, सिंपल सी बात है ना, कोई इसमें सिंपल सी लॉजिक है। अगर तुम पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस कर रहे हो मतलब तुम डिक्रीजिंग पोटेंशियल में जा रहे हो, डिक्रीजिंग पोटेंशियल में जा रहे हो, डिक्रीज इन पोटेंशियल यानी चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ पे क्या नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो। अच्छा, नेगेटिव से पॉजिटिव अगर जा रहे हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो मतलब पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज इन पोटेंशियल को हम यानी पोटेंशियल चेंज को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। बात आई समझ में, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब डिक्रीज करना, डिक्रीज करने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होना, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब इंक्रीज करना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होना। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखे, E1 E2 का तो सिंपल E1 E2, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I इंटू आर। भाई किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले ये निकालने के लिए तुम देखो ना उस रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो कर रही है, जितनी करंट फ्लो कर रही है दैट मल्टीप्लाइड विद द रेजिस्टेंस, सिंपल। तो ए पॉइंट से शुरू करते हैं, ए पॉइंट से शुरू करते हैं, ए से चलते चलते बी तक, ए से बी तक आने में हमको पहले ये सेल आती है, पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस कर रहे हैं हम, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब डिक्रीज करना पोटेंशियल, डिक्रीज करने का मतलब नेगेटिव E1। बात आई समझ में। बी से अब सी जाना है हमें, बी से सी जाने में हमको एक एलिमेंट मिलती है R2, R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, करंट कितनी फ्लो कर रही है I की, I इंटू R2, नेगेटिव से पॉजिटिव। हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, अभी करंट की डायरेक्शन को छोड़ दो, आप कैसे घूम रहे हो इसको देखो। हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, हम बी से सी जा रहे हैं, हम जब बी से सी जा रहे हैं तो हमको पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव को हमको नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब हमारी पोटेंशियल बढ़ रही है। पोटेंशियल बढ़ने का मतलब चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होना, मतलब प्लस आई इंटू R2। आई बात समझ में। देन सी से डी जाते वक्त, सी से डी जब जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, E2 आ रहा है, E2 की पोटेंशियल प्लस से माइनस मतलब डिक्रीज कर रही है, मतलब माइनस E2। देन डी से ए आ जाओ वापस, नेगेटिव से पॉजिटिव, R1 के क्रॉस जब R1 को क्रॉस करते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग पोटेंशियल में जा रहे हैं, चेंजिंग पोटेंशियल पॉजिटिव, मतलब प्लस आई इंटू R1 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि वापस हम ए पे चले आए, है ना। तो ये नेट तुम्हारी जो सम होगी पोटेंशियल डिफरेंस की अक्रॉस एनी लूप, वो क्या होगी,
0 होगी। तो ये हम मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पे अगर E1 E2 R1 R2 की वैल्यू अगर दे दूं मैं आपको, तो I आपके पास अननोन रहेगा, एक अननोन, एक इक्वेशन आ गई I की वैल्यू। सिंपल सा था। अच्छा, मैं अगर 2 सर्किट, ये तो एक सर्किट का था ना, तो ये सिंपल था, ये तो एक सर्किट की बात थी। चलो दूसरा सर्किट देखते हैं। मान लीजिए सपोज ये सर्किट मैंने एक लिया, ठीक है, ये E1 हो गई, R1 R2 R3 और ये E2। यहाँ पे देख लो, इस जगह पे भी अगर हमको E1 E2 R1 R2 R3 की वैल्यू दी हुई है, मुझे करंट निकालना है, मतलब हर ब्रांच से करंट निकालना है, तो क्या करें? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? करंट असाइन करना। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चे? करंट असाइन करना, ध्यान रखना। तो कहीं से भी करंट शुरू कर दो। मान लेते हैं यहाँ से करंट निकल रही है I1, मान लेते हैं इस जगह से करंट I1 की निकली, ठीक है। यहाँ पे एक जंक्शन आया, जंक्शन आया मतलब जंक्शन मतलब दो से ज्यादा अगर ब्रांच कहीं पे मीट कर रही है, दो ब्रांच मीट करती तो कोई इशू नहीं था ना, क्योंकि जितनी करंट इधर आएगी उतनी करंट इधर से निकल जाएगी, तो यहाँ तो कोई सोचने की बात ही नहीं थी। यहाँ पे तीन ब्रांच मीट कर रही है। मान लेते हैं I1 से थोड़ी करंट इधर चली गई, मान लो I2 करंट इधर चली गई, तो इधर कितनी करंट बची? तुम चाहो तो यहाँ पे I3 करंट लिख दो, आपकी मर्जी। आप I1 I2 I3 तीन ब्रांच है, तीन करंट लिख दो, है ना। और फाइनली तुम KCL लिख दो यहाँ पे, यानी जंक्शन रूल लिख दो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम? इनकमिंग करंट I1 शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट I2 प्लस I3। आपकी मर्जी, तो आप एक KCL इक्वेशन भी लिख दो, इक्वेशन नंबर 1 डाल के, इसके बाद और KVL इक्वेशंस लिख देना, तुम्हारी मर्जी। पर मैं प्रीफर करती हूँ, KCL इक्वेशन को नहीं लिखती मैं जनरली, मैं KCL इक्वेशन का यूज करती हूँ वेरिएबल को कम करने के लिए। यानी वाइल असाइनिंग करंट, आप क्या करो, अभी तो तीन वेरिएबल है ना आपके पास, तीन करंट है, तो क्या करो ना, इस तीन वेरिएबल को कम करो, दो दो वेरिएबल में इसको रखो। अगर केसीएल को हम यहाँ यूज कर लेंगे ना, तो मेरी तीन वेरिएबल दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? I3 को यहाँ से क्या हम खुद ब खुद सोचो ना कि I1 करंट अगर इस जंक्शन के टुवर्ड्स जा रही थी, उसमें से I2 करंट निकल जाती है, तो इस जंक्शन से कितनी करंट निकलेगी बाहर, बताओ। यहाँ पे I3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? क्या I3 की जगह पे I1 माइनस I2 नहीं लिख सकते? एक्चुअल में यहाँ पे करंट असाइन करते वक्त ही हमने केसीएल का यूज कर लिया था, तो केसीएल को अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। आई बात समझ में? तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो लिखो, आप चाहे तो इसको वाइल असाइनिंग करंट, तुम करंट को असाइन करते वक्त ही केसीएल का यूज कर लो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। करंट असाइन करने के बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है कि हम हर एलिमेंट में साइन असाइन करते हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन, मतलब करंट की डायरेक्शन को देखते हुए हम साइन असाइन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो ईएमएफ का तो बिना करंट को देखे हुए माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा, ऊपर वाले ब्रांच की बात करें, करंट क्या ऐसे क्रॉस कर रही है इसको, यानी लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रही है, मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, है ना। पोटेंशियल डिक्रीज करेगी करंट की डायरेक्शन में। इन पैसिव एलिमेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे I2 की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से राइट है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। नीचे वाले यानी थर्ड वाले ब्रांच में देखो करंट की डायरेक्शन फिर ऐसी है, यानी लेफ्ट से राइट मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। सारी साइन असाइन कर दी हमने। अब करंट की डायरेक्शन को नहीं देखना हमें, हमने साइन असाइन करते वक्त करंट की डायरेक्शन को अज्यूम किया, अब करंट की डायरेक्शन को छोड़ दो। मेरे पास कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। तीन वेरिएबल थी, लेकिन तीन वेरिएबल को हमने दो वेरिएबल में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने केसीएल यूज कर लिया पहले से। अब दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दो केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, एक ऊपर वाले लूप के लिए, दूसरी नीचे वाले लूप के लिए। चाहे तो तुम इस बड़ी वाली लूप के लिए भी एक साथ लिख सकते हो, ये भी तो एक लूप ही है ना, तो आपकी मर्जी। चलिए पहले ना नोड की नेमिंग डाल देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी, ये सी, ये इनफैक्ट ये बी सी डी एक ही नोड है। तुम चाहो तो सर्किट को ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी सर्किट को बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे। ये सिंगल नोड है बच्चे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड नोड मैंने बना दिया ताकि डायग्राम थोड़ा ठीक ठाक लगे, है ना। तो इसको हटाओ अभी, डी ए बी सी डी ई एफ,
चलो सबसे पहले ऊपर वाले लूप में घूमते हैं क्लॉकवाइज। चलिए केवीएल इक्वेशन बताइए किसके लिए, लूप ए बी सी एफ ए के लिए। ए से चलते हैं बी की तरफ, तो सबसे पहले रास्ते में मिलता है E1, पहले मिलता है E1। E1 को हम ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करना, पोटेंशियल डिक्रीज करने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होना, मतलब -E1। कोई दिक्कत है समझने में, बोलो। उसके बाद आता है R1 को हम क्रॉस करें नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव प्लस। पोटेंशियल डिफरेंस है कितनी, लेकिन करंट कितनी जा रही है, I1 की जा रही है क्या, इससे करंट फ्लो करी I1 की ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 इंटू R1। ठीक है, उसके बाद B से C कुछ नहीं है, C से F आने में हमको R2 आता है। R2 को क्रॉस करें हम नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, मतलब इंक्रीज करना पोटेंशियल इंक्रीज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का पॉजिटिव होना। कितनी पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितनी है R2 के थ्रू, I2, तो I2 इंटू R2। कोई दिक्कत समझने में। उसके बाद F पर चले आते हैं, F से A में कोई एलिमेंट नहीं है, A तक आगे फिर ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0। समझ आई, तो एक इक्वेशन आ गई यहां से। दूसरी इक्वेशन नीचे वाले लूप से निकाल लेते हैं। अब लूप यूज कर रहे हैं हम F C D E F। F से चलते हैं C की तरफ जाते हैं, तो यहां देखो पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब करंट कितनी है, I2 इंटू R2। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। कोई दिक्कत। C से D कोई एलिमेंट नहीं, D से E आते वक्त हमको दो एलिमेंट मिलता है, पहले E2 पॉजिटिव से नेगेटिव, डिक्रीज मतलब नेगेटिव ऑफ E2। उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इंक्रीज करना, मतलब पॉजिटिव। करंट कितनी I1 इंटू I2 इंटू R3। क्या किया मैंने, सारे एलिमेंट की बस पोटेंशियल डिफरेंस तो लिखी है, सारे एलिमेंट के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस, सबके सम ले लिए विद प्रॉपर साइन। समझ रहे हो, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है बच्चों और दो अननोन है मेरे पास, नहीं सॉल्व कर लोगे क्या, सिंपल इक्वेशन आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गई बात। अच्छा, ये तो बात हो गई क्लोज्ड लूप की, क्या ओपन लूप में भी हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि नाम इसका लूप रूल है, केवीएल लूप रूल तो खैर लूप के लिए है, केवीएल एक जनरल आपका लॉ है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या ओपन सर्किट के लिए भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर मान लो मैं इस पहले वाले डायग्राम में आ जाओ, मान लो मैं ए पॉइंट से चल रही हूँ, ए पॉइंट पे पहुंच रही हूँ, इस इक्वेशन में हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए पॉइंट से शुरू किया चलना, तो मान लो ए की पोटेंशियल VA है, मान लीजिए इस ए पॉइंट की पोटेंशियल V है, तो VA लिख लिया यहाँ पे हमने पहले। उसके बाद E1 आया, फिर R2 आया, R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखा IR2, उसके बाद E2 आया, फिर R1 आया, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया IR1, उसके बाद वापस से V आया ना, तो यहाँ पे हम VA लिख सकते थे। ये भी सेम चीज है, यहाँ पे VA कैंसिल हो गया था। अगर मान लो ये कोई ओपन लूप, मान लो एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, मान लो ये बैटरी है 5 वोल्ट की, ये रेसिस्टर है 2 ओम का, ये हो गया 8 वोल्ट की बैटरी, और ये ले लो मान लो 4 ओम की रेजिस्टेंस है। ये ए टर्मिनल है, ये टर्मिनल बी है, इसके अक्रॉस इस ए से बी के थ्रू ना करंट भी दे रखी है 2 एम्पियर की, और आपको बताना है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल, ये बताना है आपको। अब इसे भी हम केवीएल का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे तुम करंट की डायरेक्शन भी दे रखी है लेफ्ट से राइट, देखो हर एलिमेंट के अक्रॉस क्या करो ना, हर एलिमेंट के टर्मिनल के अक्रॉस तुम साइन असाइन कर दो, बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। करंट तो दे ही दिया है ना, तो करंट की डायरेक्शन में भाई बैटरी की तो डायरेक्ट लिख दो प्लस माइनस, इसकी माइनस प्लस। 2 ओम की बात करें तो क्या करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करती है इन पैसिव एलिमेंट, तो प्लस से माइनस। करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो अगेन प्लस से माइनस। ठीक है, अब ए से बी चलते हैं, ए से बी चलते हैं, चलो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं।
पहले ए पॉइंट पे थे, ए पॉइंट की पोटेंशियल थी VA, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचे कहाँ, 5 वोल्ट की बैटरी पे, लेकिन प्लस से माइनस क्रॉस कर रहे हैं, मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद कहाँ आते हैं हम, 2 ओम की रेसिस्टर पे। 2 ओम की रेसिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, मतलब अगेन डिक्रीजिंग पोटेंशियल में। डिक्रीजिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, यानी माइनस ऑफ व्हाट, कितनी पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है यहाँ पे बताओ, 2 ओम के क्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, I इंटू आर, 2 इंटू 2 मतलब 4 वोल्ट, है ना, तो -4 वोल्ट। देन नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस कर रहे हैं, 8 वोल्ट की बैटरी को नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब पोटेंशियल इंक्रीज करना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होना। समझ आ रही है ना बात। उसके बाद करंट के डायरेक्शन की में हम प्लस से माइनस हमने साइन असाइन किया है, तो 4 वोल्ट की 4 ओम की रेसिस्टेंस को जब हम क्रॉस करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, मतलब इन डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होना, मतलब नेगेटिव ऑफ व्हाट, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 इंटू 2, 8 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे 8 वोल्ट इक्वल्स कहाँ पहुंच गए, बी पे पहुंच गए क्या, तो यहाँ से क्या हम VA माइनस VB इक्वल्स क्या आ गया, देखो 8 वोल्ट कैंसिल, 5 माइनस 4 दैट इज 9 वोल्ट आ गया ये, तो आंसर आ गया आपका 9 वोल्ट। तो देखा ना आपने, केवीएल का यूज करके सिर्फ आप लूप में ही इक्वेशन नहीं लिख सकते, आप किसी ओपन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है तुम्हारा ओपन सर्किट का, ओपन सर्किट में भी आप केवीएल लिख सकते हो, और ये क्लोज्ड सर्किट का एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये तीनों टॉपिक सेल से यानी बैटरी से रिलेटेड है। सबसे पहले ईएमएफ, तो ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं दैट इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन एन ओपन सर्किट कंडीशन। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब आपकी जो बैटरी में एनोड कैथोड होते हैं, इनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस, जब बैटरी कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रही होती है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट, ठीक है। अब एक बात तो इससे साफ है कि ये फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बट ये फोर्स नहीं है। इसकी मेजरमेंट, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके उसको मेजर करते हैं वोल्ट में। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। तो ये किसी भी एंगल से फोर्स नहीं है, तो नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों है, ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन। जिस वक्त इन चीजों की डिस्कवरी हो रही थी, उस वक्त उतनी क्लैरिटी नहीं थी चीजों की, है ना। जब चीजें डिस्कवर होती रहती है तो धीरे 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 वो परत खुलता जाता है ना, तो उस वक्त बस एक बात पता थी कि ये कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है। अगर इलेक्ट्रॉन को मोशन दे रही है मतलब कोई फोर्स लग रहा होगा शायद, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो चार्ज मूव करती है। तो बस क्योंकि एक कॉज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, तो उसको हमने फोर्स का नाम दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस नेम को बदल दे। आज तक हम इसको ईएमएफ से ही समझ रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ लो, बट इसको ईएमएफ ही दिमाग में रखो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इट इज नॉट अ फोर्स, ये इस बात का ध्यान रखना कि ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ओपन सर्किट कंडीशन में, ठीक है ना। यानी जैसे कि मान लीजिए ये मेरी बैटरी है, ये मेरी बैटरी हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे मान लो 1 कूलम की चार्ज मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मान लीजिए 1 कूलम की चार्ज मूव कर रही है, ठीक है। और ये इस बैटरी की ईएमएफ मान लो ई है ना। तो क्या होगा, 1 कूलम की चार्ज जब मूव करेगी तो उसे कितनी कितनी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कर रही है, ई से, है ना। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई 1 कूलम चार्ज की, 1 कूलम मल्टीप्लाइड बाय ई, तो कितनी हो गई, ई जूल हो गई ना। तो इसलिए यहाँ लिखा है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट। समझ आई बात, तो ये हो गई तुम्हारी ईएमएफ। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, यानी
सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करती है ना, उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, मान लीजिए ये मेरी एक कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया, एनोड कैथोड। ठीक है, इनसे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट के लिए टर्मिनल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो है ये है क्या है मेरी, ये है इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या ऑफर करती है, रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस कब काम का होगा, जब आप सर्किट में करंट ड्रॉ हो रही होगी, जब ये तुम्हारी जो बैटरी है ये करंट ड्रॉ कर रहा होगा, तभी रेजिस्टेंस का काम है, अदरवाइज रेजिस्टेंस कोई पोटेंशियल ड्रॉप करेगी नहीं। ठीक है ना। अच्छा, तो इसी ही बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अगर मैं इसकी सर्किट सिंबल बनाऊं तो कुछ इस तरीके से, मान लो ये मेरी बैटरी हो गई। अगर बैटरी की ईएमएफ ई होती है, ई से डिनोट करते हैं, तो ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से इन जनरल डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ई कॉमा आर भी लिख सकते हो, इसका मतलब है कि बैटरी की ईएमएफ ई है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। या तो आप रेजिस्टेंस को ड्रॉ ना करो, सिर्फ लिख दो तो उससे भी पता लग जाता है। और दूसरा तरीका है कि आप एक्चुअल में रेजिस्टेंस के सिंबल ड्रॉ कर दो यहाँ पे, या तो इस साइड ड्रॉ करो या इस साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो ये हो गई मेरी सर्किट सिंबल ऑफ सेल। ठीक है, ई आर। तो इन जनरल ये जो सेकंड वाली सिंबल है इसको प्रीफर करते हैं, ताकि क्योंकि केवीएल केसीएल वगैरह में ना किरचॉफ्स लॉ यूज करने में ये ज्यादा सही रहता है, हमें दिखती है रेजिस्टेंस सर्किट में तो ठीक रहता है। तो ये तरीका है तुम्हारा किसी सेल को ड्रॉ करने का। ठीक है ना, सर्किट सिंबल है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी इन क्लोज्ड सर्किट। यानी किसी बैटरी की 2 इलेक्ट्रोड के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी ना, उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। कंडीशन क्या है कि सर्किट क्लोज होनी चाहिए, यानी करंट सर्किट से ड्रॉ करना होना चाहिए। ये कब हो सकता है, जब आप उस सेल को किसी एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट करो। चलो डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मेरी सेल है और ये है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसकी 2 टर्मिनल हो गई ए बी। हमको इसमें क्या करना है, एक्सटर्नल लोड कनेक्ट करना है। ये हो गई मेरी बैटरी, इसको मैं एक साथ कलर कर देती हूँ। ठीक है ना, ये बैटरी है, ये बैटरी की ईएमएफ है और ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी ए बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब कहलाएगी, जब ये कंप्लीट सर्किट होगी। तो हम क्या करते हैं, इससे एक एक्सटर्नल लोड कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये मेरी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे ये जो ए और बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या कहलाएगी, V, वेयर V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए I करंट है, कुछ ऐसे करंट फ्लो करेगी, है ना। ठीक है। अच्छा, ए बी के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें तो क्या केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने। ओपन सर्किट में भी हम केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, V यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की रिलेशन निकालते हैं। आई मीन V को इन टर्म्स ऑफ E लिखना चाहते हैं हम। ठीक है, एक ऐसी रिलेशन लिखते हैं जिसमें कि V भी हो और ईएमएफ भी हो इन टर्म्स ऑफ E। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, A B के बीच में हम एक केवीएल इक्वेशन लिखते हैं, A से B तक जाते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था केवीएल इक्वेशन लिखने का, क्या स्टेप्स बताया था। सबसे पहले क्या बताया था कि आप करंट अज्यूम करो। तो यहाँ सर्किट में करंट हमने ले लिया है पहले से। उसके बाद उस करंट के हिसाब से, करंट की डायरेक्शन को देखते हुए आप हर एलिमेंट में साइन असाइन करो उनके दोनों टर्मिनल में। तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन कुछ राइट से लेफ्ट हो रही है, इसका मतलब हमें क्या पता है, करंट की डायरेक्शन में, यानी करंट डिक्रीजिंग पोटेंशियल में मूव करता है इन रेसिस्टर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ इस तरफ यानी राइट साइड में पॉजिटिव साइन और लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन। कोई दिक्कत नहीं, ये तो बैटरी है मेरी, तो ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ से अगर हम केवीएल इक्वेशन लिखें तो कैन वी राइट दैट दिस VA क्या आएगा, सबसे पहले ए से चलना शुरू करते हैं राइट साइड में, तो हमारे पास आता है पहले ये ईएमएफ आती है। प्लस से माइनस मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल मींस व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी माइनस E। ठीक है, उसके बाद आता है ये रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग पोटेंशियल मींस व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, तो प्लस
पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो गई, I इंटू आर, कहां पहुंच गए, B पे, इक्वल्स VB. Further, can we write that this VA minus VB equals, अब ये what is this VA minus VB, क्या ये V है? क्या आ गया VA minus VB, आ गया बच्चे E minus IR. अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, V equals E minus IR, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये. इस जगह पे देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, what is this V, ये है तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. What is this E, ये क्या है, EMF. और ये स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस. मतलब इस एक रिलेशन में तुम्हारे पास तीनों टर्म्स आ गए सेल के. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. अच्छा, अब सुनो, इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या हम कैपिटल R के टर्म में भी लिख सकते हैं? क्या इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल R के टर्म में भी लिख सकते हैं? क्या पोटेंशियल, क्या करंट की डायरेक्शन में क्या हम इसे प्लस इधर माइनस, क्या क्या कैन वी राइट दिस V इक्वल्स I इंटू आर लिख सकते हैं क्या? हाँ, इसे मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कैन वी राइट दिस आई आर इक्वल्स E माइनस आई आर, स्मॉल r. हाँ, और यहां से इस जगह से करंट कितना आ रहा है, देखो करंट क्या आ रहा है, करंट इक्वल्स E अपॉन R प्लस स्मॉल r. ठीक है, वैसे इस करंट की वैल्यू को तुम सिंपल ओम्स लॉ से भी निकाल सकते थे. इस सर्किट में अगर तुम ओम्स लॉ अप्लाई करते तो करंट इक्वल्स क्या होगा, नेट वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगी सर्किट की, बिकॉज स्मॉल और कैपिटल R सीरीज में है तो हम इनको सिंपली सम ले सकते थे, E अपॉन तुम्हारी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपकी करंट चली आती. अब यहाँ पे क्या करो, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 में पुट कर दो. पुट 3 in 2, देखो क्या आता है, V इक्वल्स R बाई R प्लस स्मॉल r इंटू E, क्या है, इंटू E. ठीक है, और यहां से इस जगह से हम लिख सकते हैं E अपॉन V इक्वल्स, क्या लिख सकते हैं, R प्लस स्मॉल r बाय R, या 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R. एक रिलेशन ये आ गया EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, और इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल्स E बाय V माइनस 1. ठीक है ना, देखो ये रिलेशन कहाँ इंपॉर्टेंट है ना, ये कहाँ आपके लिए यूजफुल होगा, जब आप पोटेंशियोमीटर पर होगे ना तो वहां पे ये रिलेशन आपके लिए काम का है. ठीक है ना, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है. ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं वापस से यहाँ पे. देखो इस रिलेशन पे आ जाओ. यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज वर्सेस करंट की ग्राफ बनाऊं, इस जगह पे वोल्टेज वर्सेस करंट की ग्राफ बनाओ, तो क्या ये कुछ y इक्वल्स mx प्लस c का ग्राफ नहीं लग रहा? जहां पे तुम्हें दिख रहा है कि ये जो स्लोप है वो नेगेटिव है. स्लोप क्या है, नेगेटिव है. वहां यहाँ पे मैं y को v मान रही हूँ और x को मान रही हूँ i. तो यहाँ पे विथ नेगेटिव स्लोप जो तुम्हारी ग्राफ बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी. ग्राफ कुछ ऐसी बनेगी, देखो ये v वर्सेस i का ग्राफ है, ग्राफ कुछ ऐसी बनेगी. अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये हम देखते हैं. ठीक है, चलिए पहली केस लेते हैं. व्हेन i इक्वल 0, जब i 0 है, मतलब ये कौन सा केस है, ओपन सर्किट का केस है. ओपन सर्किट के केस में अगर i सोचो 0 होगा, इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को देखना, अगर i 0 होगा तो क्या v इक्वल्स e हो गया, v इक्वल्स e हो गया. इसका मतलब ये वाली पॉइंट क्या है, e है. ठीक है ना, कोई दिक्कत. तो ये ओपन सर्किट का केस है. यहाँ पे तुम्हारी जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो मैक्सिमम होती है. ये क्या होती है, मैक्सिमम होती है. अच्छा, सेकंड केस में लेते हैं. व्हेन i ऑब्वियसली इज नॉट इक्वल टू 0, यानी सर्किट तुम्हारी कंप्लीट है, यानी क्लोज्ड सर्किट का केस है ये. क्लोज्ड सर्किट का केस है, मतलब इस केस में क्या होगा बताओ, अगर i नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ऑब्वियसली जो v होगी तुम्हारी, दिस विल बी लेस देन e. ठीक है, सेकेंड टर्म तुम्हारी 0 नहीं हो रही. थर्ड केस देखते हैं. थर्ड केस में
इफ थर्ड केस में ले लो, इफ V इक्वल 0, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसका मतलब क्या है ना कि तुम्हारे पास ये सेल है, ये सेल है, और तुमने इस सेल को क्या किया, ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब इनकी दोनों टर्मिनल को उठाया और जोड़ दिया। कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं, और है भी तो क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तुम्हारी 0 है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आपकी क्या है, 0 है। ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट का केस बोलेंगे। और इस वक्त V इक्वल 0 पे तुम्हारे सर्किट में ना मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। ठीक है, और करंट की वैल्यू यहाँ से अगर V को 0 पुट कर दो तो करंट कितनी हो जाएगी इस जगह पे, करंट तुम्हारी मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, E बाई स्मॉल आर। आई बात समझ में, ये डिफरेंट केसेस है तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, ये तो केस हो गया। अगर ध्यान से देखो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैंने ये रिलेशन निकाला है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको बिल्कुल याद रख लेना। ठीक है, ये तुम्हारे शॉर्ट एमसीक्यूज के लिए डायरेक्ट यूज करने वाला रिलेशन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है ना, ये किस केस में लिखा है, जब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब तुमने सेल के अक्रॉस क्या लगाया है, एक एक्सटर्नल लोड लगाया है। समझ रहे हो, लोड लगाया है तो ऑब्वियसली बैटरी डिस्चार्ज होगी, क्योंकि बैटरी से वो करंट ड्रॉ करा है, बैटरी एनर्जी दे रही है। समझ रहे हो, तो ये कौन सा केस हो गया, डिस्चार्जिंग वाला केस हो गया। दूसरा केस हम लेते हैं चार्जिंग का। यहाँ पे चाहो तो पहले तुम हेडिंग डाल सकते हो, हेडिंग डाल लीजिए, कभी भी एक बार में सेलेक्ट नहीं होता। ये कौन सा केस हो गया, डिस्चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के लिए आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है। ठीक है, V इक्वल्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जो EMF होती है बैटरी की उससे कम होती है। ठीक है, माइनस IR। अच्छा, अब चार्जिंग ऑफ सेल का केस ले लें। चार्जिंग ऑफ सेल, सेल को जब चार्ज करते हो, छोटी बैटरी को चार्ज करते हो तो बड़ी बैटरी से कनेक्ट करते हो। समझ रहे हो, तो यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी, ये मेरी सेल थी, ये मेरी सेल है जिसको हम चार्ज करना चाहते हैं। ठीक है ना, ये मेरी सेल है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, चार्ज। तो हमें अभी इसको लोड से कनेक्ट नहीं करना, बिकॉज इसको हम एनर्जी देना चाहते हैं, एनर्जी इसमें स्टोर करना चाहते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करना होगा, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एक बड़े से बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा, तब जाके ये क्या होगी, इसकी चार्जिंग शुरू होगी। समझ आ रही है बात। और यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। इस जगह पे अगर करंट देखो, अब देख रहे हो डिफरेंस दिख रहा है क्या, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में क्या था, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, यानी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही थी ऐसा समझो, और यहाँ पे बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर जा रही है। ठीक है, अगर मेरे पास फिर से यही मैं इक्वेशन लिखूं, KVL लिखूं यहाँ पे A और B टर्मिनल के बीच में, तो बताओ क्या लिखूंगी। क्या इस करंट की डायरेक्शन को देखते हुए अभी क्या आप कह सकते हो कि इस रेसिस्टेंस में, इंटरनल रेसिस्टेंस में, इस साइड अभी पॉजिटिव हो गया, ये वाली साइड नेगेटिव हो गई, भाई डिक्रीजिंग पोटेंशियल में करंट मूव करता है। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं दैट VA, हाँ उसके बाद क्या आता है EMF, भाई EMF तो प्लस से माइनस ही जा रहा है ना, तो यहाँ डिक्रीजिंग पोटेंशियल मीन्स व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। उसके बाद रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, प्लस से माइनस मतलब डिक्रीजिंग, अगेन नेगेटिव, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, I इंटू आर, कहाँ पहुंच गए, B टर्मिनल पे VB। ठीक है, तो यहां से बच्चों क्या VA माइनस VB क्या आ गया, VA माइनस VB क्या आ गया, E प्लस IR आ गया क्या। क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट V इक्वल्स E प्लस IR। क्या दोनों में तुम्हें डिफरेंस समझ आ रहा है, हाँ। ये हो गया, ये रिलेशन हो गया किसके लिए, चार्जिंग ऑफ सेल के लिए। ठीक है, ये रिलेशन किसके लिए हो गया, चार्जिंग ऑफ सेल के लिए। ठीक है, ध्यान रहेगा तुम्हें, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। देखो डिस्चार्जिंग, ये दो रिलेशन आपको याद रखना है, V इक्वल्स E प्लस माइनस IR।
प्लस कब है, प्लस कब है चार्जिंग कंडीशन के लिए, और माइनस कब है डिस्चार्जिंग कंडीशन के लिए। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी जो बताया मैंने जो इक्वेशन उसी पे है। 10 वोल्ट की बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर, द टर्मिनल वोल्टेज इज फाउंड टू बी 8 वोल्ट, करंट थ्रू द सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। देखो 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर। ठीक है, इसको हमने एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है, 10 वोल्ट की है बैटरी। द टर्मिनल वोल्टेज इज फाउंड टू बी 8 वोल्ट। अब देखो इस बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू नहीं दी है। हमें पता है कि ये टर्मिनल, ये जो वोल्टेज है VAB, ऑब्वियसली इसके कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रही होगी बैटरी की, जो कि हमें बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, टर्मिनल यानी V की वैल्यू दे रखी है 8 वोल्ट, E की वैल्यू दे रखी है कितनी 10 वोल्ट, और करंट क्या दिया हुआ है सर्किट में, I की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर की। बता दो R की वैल्यू। क्या यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला सिंपल वाला V इक्वल्स E माइनस या प्लस। देखो यहाँ पे तुमने क्या किया है, क्या किया, कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर, रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी। तो डिस्चार्जिंग का हमारा इक्वेशन क्या होता है, E माइनस IR। और यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, E माइनस V बाई I। तो क्या आ गया, E माइनस V दैट इज 10 माइनस 8 बाई 10। तो क्या आ गया 2 बाई 10 मीन्स 0.2 ओम। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है काफी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जिस तरह की रेसिस्टर में हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, सिमिलर तरीके से सेल्स के भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी। बट यहाँ पे सिर्फ सेल की EMF की इक्विवेलेंट वैल्यू हमें नहीं निकालनी, बल्कि हमें रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस की भी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे सेल्स क्या होंगी, बैटरी क्या होंगी, सीरीज में कनेक्टेड होंगी। तो समझो जैसे मेरे पास मान लो 2 बैटरी है, मैं पहले 2 बैटरी के लिए करूं, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है ना, तो ये मेरी पहली बैटरी हो गई, और ये हो गई मेरी दूसरी बैटरी, ये बन गई मेरी दूसरी बैटरी। ये हो गई पहली बैटरी, फर्स्ट बैटरी की EMF E1 ले लो, इंटरनल रेसिस्टेंस R1, E2 इंटरनल रेसिस्टेंस R2 सेकेंड बैटरी की। और इसको हम क्या करते हैं, इसको यूज कर रहे हैं ना, बैटरी को सीरीज में कंबाइन करके यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको इसके साथ क्या करना होगा कि कोई एक्सटर्नल लोड ऐड करना होगा। ठीक है, अब हमको इसकी इक्विवेलेंट, मतलब इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट वैल्यू चाहिए। तो मान लीजिए इसकी इक्विवेलेंट जो EMF है वो E है, ठीक है, और इंटरनल रेसिस्टेंस R है। बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हम ये ES और RS लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरी इक्विवेलेंट बैटरी हो गई। सेम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तुमने लगाया है इसमें, यानी सेम करंट फ्लो कर रही है दोनों सर्किट में, तभी तो कहोगे कि इक्विवेलेंट सर्किट और इक्विवेलेंट EMF इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। समझ रहे हो मेरी बात, यानी इसकी जगह पे समझो इस बात को, इसकी जगह पे ना, ये पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पे ना मेरे पास ये बैटरी आ गई, जिसकी इंटरनल रेसिस्टेंस RS है और EMF क्या है, ES है। तो बेसिकली हमें ना इस ES की और इस RS की ही वैल्यू बतानी है। समझ आई बात। तो यहाँ पे अब समझो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या पता है कि करंट थ्रू एवरी एलिमेंट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं जो मेरी इक्विवेलेंट सर्किट है, इसकी जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है। मान लिया इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। और यहाँ पे पहले वाले की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, प्लस V1 है, और दूसरी वाले की क्या है, V2 है। कोई दिक्कत? तो क्या कह सकते हैं कि ये जो V होगी, भाई सीरीज में हमको पता है ना कि नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो कैन वी राइट दैट दिस V इक्वल्स व्हाट, V1 प्लस V2। कोई दिक्कत यहाँ से? अभी हमने रिलेशन क्या डिराइव किया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का इन टर्म्स ऑफ EMF। क्या हम लिख सकते हैं दैट दिस V1 इक्वल्स E1 माइनस I इंटू R1, और V2 इक्वल्स E2 माइनस I इंटू R2।
इनको अगर हम इक्वेशन 1 इस पहले वाले में पुट करें तो कैन वी राइट दैट दिस V इक्वल्स V1 प्लस V2, इन दोनों को ऐड करना है हमें। रीअरेंज कर लेते हैं, पहले से E1 प्लस E2 को एक साथ लिख लिया और माइनस को ले लिया, माइनस I को ले लिया कॉमन, ये हो गया R1 प्लस R2। देखो इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दूं मैं। जो इक्विवेलेंट सर्किट है, यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिख सकते हैं? V इक्वल्स, हाँ क्या लिख लें? ES माइनस I इंटू RS। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, क्या दोनों ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? अगर कंपेयर करूं तो जस्ट बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन कैन वी राइट दैट दिस ES, ये जो ES है बच्चे, ये क्या है? E1 प्लस E2 है, और ये RS क्या है? R1 प्लस R2। क्या समझ आया तुम्हें? जो नेट मेरी जो इक्विवेलेंट EMF होगी ना, दैट विल बी सिंपली द सम ऑफ ऑल द EMF, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी सिंपली सम ऑफ ऑल द इंटरनल रेजिस्टेंसेस सीरीज में। यानी अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो हम लिख सकते हैं दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन जो मेरी इक्विवेलेंट EMF होगी दैट विल बी सिंपली समेशन ऑफ ऑल द EMF, और equivalent resistance will be simply summation of all the resistances। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में बात हमें समझ आती है, सिंपल सा हमारा रिलेशन है, याद करने की जरूरत है क्या? और यहाँ पे बच्चों ये एडिशन तब होगा, इस बात को ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एक बैटरी की तुमने नेगेटिव को दूसरे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे इस तरीके से, तभी सबकी सब EMF ऐड हो सकती हैं। अगर इनमें से किसी को भी तुमने रिवर्स कर लिया, मान लो हमने किसी एक बैटरी को तुमने उल्टा कनेक्ट कर दिया, मान लो इसको क्या किया तुमने, उल्टा कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ऐसे। अगर ये E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट EMF होगी ना, कुछ E1 प्लस E2, अब E3 की जगह पे तुम माइनस E3 लिखोगे प्लस E4। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि ऐड तभी हम करेंगे जब सबके सब सीक्वेंस में हो, एक ही तरह से, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, समझ रहे हो? पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ी है और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ी, तभी आप इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, ये बात हो गई तुम्हारी किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो जल्दी से, देखो क्वेश्चन है, ये सर्किट गिवन है और हमें क्या करना है, I की वैल्यू बतानी है गिवन नेटवर्क में। देखो इस करंट की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है ना? यहाँ पे 2 सेल दे रखा है, 4 वोल्ट की EMF है ऑब्वियसली, और 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है पहली बैटरी की, और सेकेंड की 8 वोल्ट की बैटरी है EMF बेसिकली, और 1 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस है, नीचे में कुछ रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं। तो इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करूं पहले। मुझे बताओ, क्या ये जो कॉम्बिनेशन है बच्चे ऊपर में, इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, सिंपल KVL लगा के कर सकते हो। मैं क्या करूं अभी, चूंकि तुरंत हमने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या हम यहाँ पे इसकी इक्विवेलेंट EMF लिख लें? क्या लिख सकते हैं हम? 8 वोल्ट बड़ी है ना 4 वोल्ट से, तो हम ऐसे करते हैं, लिख लेते हैं, ये क्या होगी, नेट वोल्टेज कितनी हो गई, 8 माइनस 4, समझ रहे हो? तो ये 4 वोल्ट की EMF हो गई, और इंटरनल रेजिस्टेंस तो जुड़ती है हमेशा। इस बात का ख्याल रखना कि अगर तुमने बैटरी को, सेल को रिवर्स डायरेक्शन से भी कनेक्ट किया है ना, रेजिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो? रेजिस्टेंस को तुम इधर से A को B से कनेक्ट करो, B से, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होने वाली है। तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस देखो 0.5 प्लस 1, तो क्या हो गई ये? 1.5 ओम। ठीक है, नीचे आए सर्किट में, यहाँ पे 4.5 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ 3 और 6 क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, 3 into 6 upon 3 plus 6, 18/9 दैट इज 2 ओम, तो 2 ओम की रेजिस्टर हो गई है, 2 ओम। अब बताओ मुझे, इस सर्किट में क्या ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है? क्या हम नेट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं? बताइए, क्या लिख सकते हैं? 4 वोल्ट की बैटरी हो गई, नेट रेजिस्टेंस क्या हो गई, 4 5 6 7 8, क्या 8 ओम की रेजिस्टेंस हो गई नेट रेजिस्टेंस, और करंट की डायरेक्शन, तो करंट तो अभी भी आई ही होगा, है ना? इस ब्रांच को तो हमने जरा भी नहीं छेड़ा है, बट इसको कंबाइन किया है ना, ये ब्रांच तो अभी भी वैसी है, तो करंट आई क्या हो जाएगा, सिंपल ओम्स लॉ लगा दो ना, I इक्वल्स व्हाट, V by R,
4/8 दैट इज क्या हो गया 0.5 एम्पियर। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे आपको क्या करना है, सारी सेल को ना पैरेलली कंबाइन करना है। मतलब ये एक सेल हो गई, ये इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस, ये दूसरी सेल, ये इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, और इसको हमने किसी एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये मेरी पहली बैटरी है, और ये बन गई मेरी सेकेंड बैटरी। अब इसकी इक्विवेलेंट सर्किट भी बना दो। मान लीजिए ये है मेरी इक्विवेलेंट सर्किट, ये है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो इक्विवेलेंट सर्किट होती है इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये जो दो मैंने सेल कनेक्ट किया ना पैरेलल में, इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे ये बनाया है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, ये है ई पी लिख दो पैरेलल की वजह से, ये आर पी लिख दो। यहाँ पे ये मेरी पहली सेल है E1 R1, दूसरी E2 R2, ये अभी भी सेम है। यहाँ से मान लो करंट, नेट करंट आई की फ्लो कर रही है, तो यहाँ से भी नेट करंट आई की ही फ्लो करेगी, बिकॉज ये इक्विवेलेंट सर्किट है। समझ आई बात? अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट डिफरेंट होती है हर ब्रांच से, लेकिन क्या होती है वोल्टेज पोटेंशियल क्या होती है सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। मतलब यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। समझ रहे हो? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पहले केस में करंट चूंकि दोनों ब्रांच से डिफरेंट है, तो क्या यहाँ से मान लो करंट I1 की फ्लो कर रही है, यहाँ से करंट I2 की फ्लो कर रही है, तो नेट करंट जो होगा ना I इक्वल्स क्या हो जाएगा बताओ, I1 प्लस I2 होगा। हर ब्रांच की करंट को तुम ऐड करोगे तो नेट करंट निकल आएगा। तो यहाँ पे I1 I2 क्या होगा ये देख लेते हैं। पहले तो आपको पता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको लिखना आता है, आप लिख सकते हो, लिख लो। V इक्वल, देखो V तो सब में सेम है ना, ये V जो है वो इसमें भी है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंड बैटरी की भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगी, फर्स्ट की भी V ही होगी। तो आप V इक्वल्स क्या लिख सकते हो, पहली बैटरी के लिए क्या लिख सकते हो, E1 माइनस I1 R1, है ना। और यहां से आप क्या करो, I1 की वैल्यू निकालो। I1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, E1 माइनस V बाई R1। सही लिखा है ना। सिमिलरली सेकेंड सेल के लिए अगर लिखोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो V तो सेम है, E2 माइनस I2 R2, और यहां से तुम करंट निकालो, I2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, E2 माइनस V बाई R2। कोई प्रॉब्लम? अब क्या करो ना, ये जो इक्वेशन है इसको मैं एक काम करती हूँ, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो। इस इक्वेशन 2 को ना 1 में पुट कर दो, है ना। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इक्वल्स आ जाएगा E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। आगे भी देखते हैं इसको, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसकी जो करंट है वो लिख लेते हैं। दिस करंट विल बी सिंपली, या ऐसे लिख लो, V इक्वल्स क्या लिख सकते हो, EP माइनस I इंटू RP। और यहां से अगर मैं करंट लिखूं तो करंट इक्वल्स क्या हो जाएगा, EP माइनस V बाय RP। ठीक है, ओके। और क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स EP बाय RP माइनस V बाय RP। ठीक है ना। तो यहां से क्या करते हैं, हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, I इक्वल्स E1 E2 को इकट्ठा लिख लेते हैं, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, इसको एक साथ लिख लिया। और इधर क्या किया मैंने, V को ले लिया कॉमन, और यहां लिख दिया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो, एक काम करो, इसको थोड़ा स्पेस बना दूं मैं। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करो। 3 और 4 को कंपेयर कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि ये वाली जो, एक सेकेंड, V बाय RP, ये जो V बाय RP है, ये वाली सेकेंड टर्म,
और ये वाली टर्म, इसको ये सेम है, मतलब v की जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 बाय आर पी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आर पी इक्वल्स 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। ठीक है, एक की सेकेंड टर्म में हो गया। और फर्स्ट टर्म को अगर इक्वेट करोगे आप, फर्स्ट टर्म को अगर इक्वेट करोगे, एक सेकेंड, फर्स्ट टर्म को इक्वेट करोगे तो ईपी बाय आर पी इक्वल्स क्या है, दिस वन। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, ईपी बाय आर पी इक्वल्स ई1 बाय आर वन प्लस ई2 बाय आर टू। अभी देखो आरपी की इक्विवेलेंट वैल्यू, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो आ गई आरपी इन टर्म्स ऑफ R1 R2, लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन ईपी इक्विवेलेंट ईएमएफ भी है और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी है, इंटरनल रेसिस्टेंस भी है। तो हम क्या करते हैं ना, आरपी को इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में पुट करते हैं। क्या हम लिख सकते हैं इस जगह पे दैट ईपी 1 बाय आरपी है ना, इक्वल्स E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय क्या 1 बाय आरपी लिख सकते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो, ये 1 बाय आरपी नीचे लिख सकते हैं और 1 बाय आरपी की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। देखो एक की वाली इक्वेशन आ गई इक्विवेलेंट और रेसिस्टेंस की, और ये इक्वेशन आ गई इक्विवेलेंट ईएमएफ की। और इसको मैं अगर जनरलाइज करूँ तो क्या लिख सकती हूँ, 1 बाई आरपी, 1 बाई आरपी इक्वल्स समेशन ऑफ 1 बाय आर आई। ये एक इक्वेशन आ गई इंटरनल रेसिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू, और दूसरी आ गई ईपी इक्वल्स समेशन ऑफ ई आई बाय आर आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाय आर आई, या आप सिंपली 1 बाय आर पी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिलेशन आती है मेरी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब देखो इसमें अगर तुम सोचो कि याद करना मुश्किल है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। प्रीवियस वाली सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, तो इसमें तुम्हें क्या याद करना है बताओ, इसमें क्या तुम्हें लग रहा है कुछ याद करना, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐड करना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऐड करना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेसिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये तो तुम्हें पहले से ही पता है कि रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होते हैं क्या होते हैं, तो ये तो तुम्हें पहले से पता है, फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है ये। ठीक है, हाँ एक फॉर्मूला तुम्हें याद करना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, बस तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूले को हमें ध्यान में देना है, बाकी चीजें आपको पहले से याद है। ठीक है ना बच्चों। अच्छा यहाँ पे एक और बात का ध्यान देना कि यहाँ पे अगेन जो एडिशन हो रही है ना, जो आप E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 जो एडिशन करते हो, कब करते हो, जब आप सारी पॉजिटिव टर्मिनल को आपने एक साथ कनेक्ट कर रखा है। अगर इनमें से कोई भी सेल अगर रिवर्स में कनेक्ट हो गई ना, तो उस सेल के लिए क्या करोगे आप, वहां पे माइनस साइन पुट करोगे। लेकिन रेसिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो, मैं जल्दी से बता दूं। मान लीजिए, मान लो ऐसे कुछ सेल की कनेक्शन है, ठीक है, इस तरीके से कुछ सेल है कनेक्टेड, ठीक है ना, ये E1 है, E2 है, E3 है। तो यहाँ पे अगर जो इक्विवेलेंट तुम्हारी ईएमएफ लिखोगे ना, दैट विल बी क्या होगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस E3 बाय R3 बाई 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। देखना रेसिस्टेंस में आप नेगेटिव साइन को इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ ईएमएफ के साथ ये साइन आएगा। ठीक है, जिस ईएमएफ को तुमने रिवर्स किया है उस ईएमएफ के लिए तुम नेगेटिव साइन को ऐड करोगे। क्या बात आई समझ में? ठीक है ना, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन किन किन कंडीशंस में यूज करते हैं। तो अभी जो मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए, इसे पढ़ लो एक बार। क्या बोला है कि अगर इंटरनल रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, सीरीज कनेक्शन यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम करंट। ठीक है, और सेकंड केस में अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज स्मॉल एज कंपेयर टू द नेट इंटरनल रेसिस्टेंस, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। मतलब आप ये याद रखो कि अगर इंटरनल रेसिस्टेंस हमारी वो क्या होगी, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से काफी कम होगी, तो सीरीज का यूज करेंगे, और अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी कम होगी, तो उस केस में हम क्या यूज कर लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का।
ठीक है, अब हम एन आइडेंटिकल सेल की बात कर ले और बारी बारी से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट इलेक्ट्रिक करंट देख लेते हैं। तो चलिए लिख लीजिए फॉर एन आइडेंटिकल सेल। फॉर एन आइडेंटिकल सेल का मतलब हुआ कि जो आपके पास बैटरी है सबों की ईएमएफ भी सेम है और सबों की इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या फॉर्मूला देखा, दैट जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होती है दैट इज सिंपली इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ईएमएफ। तो यहाँ पे सिंपली ये क्या हो जाएगा एन ई, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस सिंपली एन इंटू आर, है ना। और जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी क्या बनेगी, कुछ इस तरीके से। ये हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, ये है एन इंटू आर, और ये क्या है, ये है एन इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सर्किट में मैं करंट बनाऊं, करंट की वैल्यू लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, एन ई बाई आर प्लस एन आर। तो ये करंट किस में आ गई, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आ गई। और अगर यहाँ पे बारी बारी से मैं दोनों वैल्यू पुट करती हूँ, यानी अगर इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा पहली केस, और दूसरी केस अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, तो आप देखोगे कि इंटरनल रेसिस्टेंस अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में कम होगा, तो उस केस में सर्किट में हमारी जो मैक्सिमम जो वैल्यू है इसकी, वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यानी अगर इफ दिस इंटरनल रेसिस्टेंस, जो नेट आपकी इंटरनल रेसिस्टेंस है, this is very very small in comparison to the external resistance, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस वैल्यू को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, और उस वक्त आपकी करंट क्या हो जाएगी, करंट इक्वल्स एन ई अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारी मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ जाएगी इस वक्त। ठीक है, अच्छा अगर अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लें, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारा फॉर्मूला क्या था, EP इक्वल्स क्या था, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ऐसा कुछ था क्या। तो क्या हो जाएगा, ये N इंटू E बाय R डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ऐसा कुछ था क्या। तो ये क्या हो जाएगा N बाई R, है ना। तो यहाँ से NN भी कैंसिल हो गया, RR भी कैंसिल हो गया, तो हमारी जो EP आ रही है कितनी आ रही है, EP इक्वल सिंपली E आ गई। और अगर RP की बात करूं तो RP इक्वल्स क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा कुछ था क्या। तो 1/RP इक्वल्स N/R, तो ये हो जाएगा सिंपली R/N। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है EP और RP की, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो कुछ इस तरीके से, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गई मेरी R E, और ये हो गई R/N। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आएगी ना, I इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स क्या हो जाएगी बच्चों, E अपॉन R प्लस स्मॉल R/N, है ना, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से फर्दर क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स NE बाई NR प्लस R आ गया क्या, सही लिखा है। और यहाँ पे अगर ये जो कैपिटल R है ये स्मॉल r के कंपैरिजन में बहुत कम होगा ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पे इससे इग्नोर कर सकते हैं, इसे इग्नोर कर सकते हैं। ये तो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू है करंट की। अगर हम यहाँ पे R को इग्नोर कर दे R/N के कंपैरिजन में, लिख लो इफ दिस R इज वेरी वेरी लेस देन, ठीक है, तो इस जगह पे आप I क्या लिख सकते हो, I इक्वल्स क्या लिख सकते हो, NE बाई R। ठीक है, तो ये मेरी करंट कब आती है, जब आप एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को इग्नोर कर दो, इसको नेग्लिजिबल स्मॉल मान के इसे नेग्लेक्ट कर दो, तो ये मेरी आ रही है करंट। और दिस इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट व्हेन द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द नेट इंटरनल रेसिस्टेंस। बात आई समझ में। तो बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि जब इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, और अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है इन कंपैरिजन टू नेट इंटरनल रेसिस्टेंस, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आई बात। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स जो मैंने आज बोला था आपको पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में एक लास्ट हमारा
लेक्चर बचा है, लास्ट पार्ट बचा है इस चैप्टर का, जिसमें कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज पढ़ेंगे और पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो। थैंक यू।